हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा पेपर प्रश्न ज्योतिष पर है और ये 2025 का सॉल्यूशन है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 से 5 का सॉल्यूशन आपको दिया है। 6 से 10 अगले पार्ट में बनाएंगे। तो ये जो प्रश्न है इसमें 10 प्रश्न है, इसमें से 5 आपको करने हैं 3 घंटे में। 70 मार्क्स का टोटल प्रश्न पत्र है। तो ये है 2025 का प्रश्न ज्योतिष का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, प्रश्न ज्योतिष में कार्य सिद्धि असिद्धि का विचार कैसे किया जाता है। दूसरा है धातु मूल और जीव की जानकारी के बारे में। तीसरा है शत्रु पलायन और पराजय का। फिर वादी और प्रतिवादी। और पांचवा प्रश्न है रोगी के स्वस्थ होने के ज्योतिषीय संयोग। तो चलिए इनका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो प्रश्न ज्योतिष में कार्य सिद्धि और असिद्धि का विचार कैसे किया जाता है, इसको स्पष्ट करना। तो कार्य सिद्धि व असिद्धि का ज्ञान कैसे और इसको हम कैसे करते हैं। तो यदि प्रश्न लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो, अथवा प्रश्न लग्न शुभ ग्रहों के वर्ग में पड़ता हो, अथवा प्रश्न लग्न में शीर्षोदय राशि हो तो अभिमत कार्य की सिद्धि होती है। इसके विपरीत प्रश्न लग्न पाप युक्त पाप वर्गगत या पृष्ठोदय राशि में हो तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि दोनों प्रकार के लक्षण मिलते हों तो कष्ट से सफलता बताती है। लग्न में शीर्षोदय राशि होना, लग्न का शुभ वर्ग में होना, लग्न में शुभ ग्रह होना, ये तीन मुख्य तत्व लग्न वृद्धि व कार्य सिद्धि के हेतु हैं। यदि इनमें से एक भी तत्व पुख्ता हो तो सिद्धि मिलती है। यदि अधिक हुआ तो अधिक अधिकाधिक फलम और अर्थात और भी अच्छा फल मिलेगा। राशियों का उदय। पृष्ठोदय राशियां मेष, कर्क, वृष, धनु व मकर 1, 2, 4, 9 और 10। ये पूर्ण वर्ग राशियां एक्सेप्ट 10। शीर्षोदय राशियां शीर्ष से उदय होती हैं। इनमें मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ है। इनका नंबर है 3, 5, 6, 7, 8, 11। 3 to 8 and 11 except 4। इसको इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, क्योंकि इनको याद करना बहुत जरूरी है। पृष्ठोदय राशि पृष्ठ से उदित होने वाली राशियां जिनका पीछे का हिस्सा पहले आता है पूर्व दिशा में, जब ये उदित होती हैं तो बैक साइड सबसे पहले इनका दिखाई देता है। तो बहुत आसान है। पूर्ण वर्ग राशियां जिनका पूर्ण वर्ग बनता है एक्सेप्ट 10, 10 को हटा दो तो पूर्ण वर्ग राशियां हैं। 4, 9 इनका पूर्ण वर्ग है। 4 से 2 बन जाता है, 9 से 3 बन जाता है, इसलिए पूर्ण वर्ग है। तो 1, 2, 4, 9 और 10। शीर्षोदय राशियां मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। तो इनको याद करने का तरीका है 3 to 8 डायरेक्ट याद कर लो। 3 to 8 and 11 एक्सेप्ट। उभयोदय राशि मीन है। क्योंकि मीन में दो मछलियां हैं, आप ये नहीं कर सकते हो कि ये पीछे है और ये आगे है। दोनों तरफ से आगे पीछे एक समान है। वो मीन राशि है, 12वीं नंबर की राशि है। इस राशि की यही एक सबसे बड़ी खासियत है। यही एक ऐसी राशि है, ये उसी तरह से है कि जैसे एक इमेज दी हुई हो। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन पे अगर हम ध्यान ना दें तो अगर वर्टिकल लाइन बीचों बीच अगर खींची जाए तो दोनों अंग के दोनों हिस्से एक दूसरे की कॉपी होती हैं। तो उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि इसमें भी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा हिस्सा ज्यादा उपयुक्त है या कौन सा हिस्सा मतलब इंफीरियर है। इसी तरह से उभयोदय राशि या मीन राशि है जिसमें से पृष्ठ और शीर्ष दोनों समान। सभी शीर्षोदय राशियां कार्य साधक व पृष्ठोदय राशियां कार्यनाशक होती हैं। मीन लग्न में यदि प्रश्न हो तो मिश्रित फल या कष्ट पूर्वक सफलता बताता है। वर्ग से तात्पर्य षड वर्गों से है। ग्रह, होरा, दृष्टांत, नवांश, द्वादशांश व त्रिशांश में जो ग्रह शुभ राशि या निज राशि या स्व त्रिकोणोच्च राशि में हो तो भी कार्य साधक होगा। निम्न स्थितियों में विलंब से या प्रयत्न पूर्वक कार्य सिद्धि होगी। नंबर 1, लग्न में उभयोदय राशि मीन हो। नंबर 2, लग्न में शुभ व पाप ग्रह मिश्रित ग्रह हो। नंबर 3, लग्न में शुभ व पाप मिश्रित वर्ग पड़ते हो। चौथा पॉइंट है लग्न में पृष्ठोदय राशि और शुभ ग्रह या शुभ वर्ग में हो। पांचवा है लग्न में शीर्षोदय राशि पाप युक्त व पाप वर्ग में। तो इसमें प्रयत्न पूर्वक या विलंब से आपका कार्य सिद्ध होता है। लाभ का विशेष योग। यदि पूर्ण शरीर वाला चंद्रमा लग्न में स्थित हो और उस लग्न चंद्रमा को बृहस्पति या शुक्र देखता हो तो खोई वस्तु की अथवा अभीष्ट वस्तु की तुरंत ही प्राप्ति हो जाती है।
इसी प्रकार लाभ स्थान में यदि कोई बलवान ग्रह स्थित हो तो भी तुरंत ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। चोरी में दो पक्ष कौन कौन से? एक तो वो जो चोर चोरी कर रहा है, वो एक पक्ष हुआ। दूसरा जिसके यहाँ चोरी हो रही है, अर्थात चोरी ग्रस्त। अब इसके बारे में क्या है? चोर के बारे में, चोरी के प्रश्न में दो पक्ष हो सकते हैं। प्रथम, चोर स्वयं प्रश्न करे कि मुझे चोरी में सफलता मिलेगी या नहीं, यह प्रथम पक्ष है। इसमें प्रश्न लग्न में क्रूर ग्रह की स्थिति चोरी, विवाद, चुनाव, शत्रुवध आदि में सफलता को बताता है। लेकिन क्रूर ग्रह की दृष्टि मात्र होने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि वो कार्य करने की सोचेगा बहुत ज्यादा, पर कार्य की सफलता मिलेगी। दूसरा जो पक्ष है जिसके यहाँ चोरी होती है, तो चोरी के प्रश्न का दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि हमारी वस्तु चोरी हो गई है, उस पृष्ठ वस्तु की उपलब्धि होगी या नहीं। जिसकी चोरी हुई है वो भाई यही पूछेगा कि मेरी जो वस्तु खो गई है, चोरी चली गई है, वो वापस मिलेगी या नहीं। इसे ही प्रश्न तत्वज्ञों ने नष्टोपलब्धि प्रश्न कहा। इसे ही संस्कृत में नष्टोपलब्धि शब्द से इंगित किया गया। सामान्यतः प्रश्न लग्न में शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि या क्रूर योग दृष्टि न होना कोई वस्तु की प्राप्ति की सूचना देता है। लेकिन पृथु यशा ने यहाँ लग्नस्थ पूर्व चंद्रमा होने पर नष्टोपलब्धि का एक योग माना है। इन योगों में नष्ट लब्धि हो जाती है, अर्थात नष्ट वक्त, अर्थात कोई वक्त की लब्धि अर्थात प्राप्ति हो जाती है। नष्टोपलब्धि योग, कोई वस्तु का पुनः प्राप्त होना। प्रथम पॉइंट है, लग्न में पूर्व चंद्रमा स्थित हो या बलि चंद्रमा हो तो जरूर प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, लग्न पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो और पूर्ण चंद्र या मध्य बलि चंद्र वहां स्थित हो तो भी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, एकादश अर्थात प्राप्ति स्थान में, एकादश स्थान गेन होता है, आय होता है, इनकम, आने वाली चीजें, प्राप्ति होने वाली चीजें। तो एकादश या प्राप्ति स्थान में शुभ ग्रह बलवान होकर स्थित हो तो उसको वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी, वापस मिल जाएगा। चंद्रमा की बली स्थितियां क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि नष्टोपलब्धि में चंद्रमा का सबसे ज्यादा रोल है। कि चंद्रमा यदि लग्न में बैठा है, वो पूर्ण बली होके, तो आपकी जो वस्तुएं खो गई हैं, मिस हो गई हैं, वो आपको वापस मिलेंगी। तो नंबर वन, वृष राशि या कर्क राशि या अपनी होरा में हो तो सबसे ज्यादा बली। दूसरा, रात्रि काल में सोमवार के दिन अपने नवांश या दृश्य काल में हो तो भी बली। दक्षिण क्रांति के दिनों में हो तो भी बली। शुक्ल पंचमी से दसवीं तक मध्यम बली, शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी तक पूर्ण या श्रेष्ठ बली, और कृष्ण पक्ष षष्ठी से अमावस्या तक हीन बली या एकदम से हीन हो जाता है। अमावस को तो पूर्णतया बलहीन होता है, मतलब चंद्रमा में कोई बल नहीं होता है, वो खुद भी अदृश्य हो जाता है। पांचवा पॉइंट, शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो या सभी ग्रहों से दृष्ट हो तो भी चंद्रमा बली होता है। पूर्ण कला संपन्न चंद्र सर्वत्र शुभ व बली होता है। अतः उक्त स्थितियों में दो तीन स्थितियां चंद्रमा पर घटित हो और वह लग्नस्थ हो तो तुरंत ही कोई वस्तु की उपलब्धि करा देता है। लग्नगत शुभ ग्रह विशेषता, गुरु या शुक्र या अकेला बुध या चंद्रमा, ये क्रमशः शीघ्र तक उपलब्धि कराते हैं। लग्नगत गुरु थोड़ी देर से, शुक्र उससे कम समय, बुध उससे भी कम समय में, वह चंद्रमा तुरंत उपलब्धि कराता है। तो देखिए बुध का यहाँ बहुत रोल है। जैसे चंद्रमा तुरंत उपलब्धि कराता है, बुध भी तुरंत उपलब्धि कराता है यदि लग्नगत हो और बलवान हो, या तो फिर 11वें भाव में हो जो कि देने का कार्य करता है, या तो 11वें भाव में एकाधिक शुभ ग्रह हो अथवा अकेला बलवान शुभ ग्रह। बलाबल का हम त्वरित निर्णय कैसे ले सकते हैं? नंबर एक, ग्रह अपनी राशि, मूल, त्रिकोण, उच्च, स्वरांश, स्वदेश काल या मित्र के नवांश आदि में बली होता है। दूसरा है शुभ दृष्टि या युक्त ग्रह बली होता है। तीसरा पॉइंट है चंद्र व शुक्र सम राशि में व शेष विषम राशि में बली होते हैं। इस प्रकार बली ग्रह को अनुमानतः 40% बल मिल जाता है। बली होने का दूसरा, जिसे हम दिग्बल कहते हैं, वो क्या है? इसका 20% अंक माना गया है, योगदान माना गया है दिग्बली। जैसे बुध गुरु लग्न में, सूर्य बुध दशम में, सूर्य बुध की दशम में उपस्थिति आपको बहुत ही दिग्बली बनाता है, मतलब बहुत ही बलवान स्थिति होती है। आपको 20% फल तो तुरंत इसी से मिल जाएगा।
बाकी फिर आप बृहस्पति देख लें, शुक्र देख लें, चंद्रमा देख लें, वो भी यदि बलवान है तो आपकी कुंडली बहुत ही बलवान है। तो बुध गुरु लग्न में हो, या सूर्य बुध दशम में हो, शनि सप्तम में हो, शुक्र चंद्र चतुर्थ में दिग्बली होते हैं। उत्तरायण में सूर्य व चंद्रमा को विशेष बल मिलता है। चमकीले बिंब वाले या वक्री ग्रह भी बली होते हैं। अब काल व चेष्टा बल, जिससे कि 40% बल मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40% बल। तो काल व चेष्टा बल क्या होता है? शुक्र सूर्य गुरु दिन में और मंगल शनि चंद्रमा रात्रि में काल बली हो जाते हैं। काल अर्थात समय। बुध सर्वदा काल बली होता है। बुध के लिए कोई दिन और रात का मतलब नहीं है। कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह व शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह काल बली होते हैं। अपने अपने वर्गों में सभी ग्रह काल बली होते हैं। चेष्टा बल ग्रह युद्ध में विजेता ग्रह को मिलता है। वक्री ग्रह या चंद्रमा से समागम करने वाला ग्रह भी चेष्टा बली होता है। निसर्ग बली क्या होते हैं, इसका क्रम दिया गया है। शनि इज लेस देन मंगल, इज लेस देन बुध, इज लेस देन गुरु, इज लेस देन शुक्र, इज लेस देन चंद्र, इज लेस देन सूर्य। मतलब ये क्रमशः अधिकाधिक निसर्ग बली होते हैं। तो सूर्य सर्वाधिक बली हो गया। तो निसर्ग मतलब ग्रहों के बली होने का क्रम क्या है? तो उसमें सूर्य तो सबसे ज्यादा बली होगा, क्योंकि वो ग्रहों के केंद्र में है। उसी का चक्कर सभी लगा रहे हैं, तो सूर्य तो सभी को रोशनी देने का कार्य करता है, तो वो सबसे ज्यादा बली है। उसके बाद चंद्रमा, क्योंकि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा आलोकित होता है, सबसे ज्यादा चमकीला है, उसकी गति भी सबसे ज्यादा है। सूर्य चंद्र को पिता और माता माना गया है, राजा और रानी माना गया है। इस क्रम में शुक्र और गुरु मंत्री हैं उसके, इसलिए वो बली हुए। उससे कम बुध, क्योंकि सूर्य चंद्र का बेटा है। और उससे कम मंगल, क्योंकि ये सेनापति है राजा रानी का। और सबसे कम बली में शनि आता है, ये दास है। तो ये इसको हम निसर्ग बली क्रम बोलते हैं। तो 2025 प्रश्न ज्योतिष का जो प्रश्न पत्र है, इसमें द्वितीय प्रश्न है, धातु मूल और जीव की जानकारी करने की विधि का स्पष्ट वर्णन कीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है। उत्तर, मूक प्रश्न या चोरी गई वस्तु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए इस प्रकार विचार करना चाहिए। जो मूक वस्तु है, चोरी गई वस्तु है, उसका हम निर्णय कैसे करें, वो क्या है? क्योंकि पूछने वाला बहुत ही बुद्धिमान होता है, वो ये जानना चाहता है कि जो जिस ज्योतिषाचार्य से वो अपने बारे में पूछने आए हैं कि वस्तु मिलेगी कि नहीं, उन्हें ज्योतिष आती भी है कि नहीं। इसलिए वो ये नहीं बताते हैं कि क्या वस्तु खो गई है। वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि ज्योतिषी जी ये बताइए कि क्या मेरा सामान खो गया है। तो वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वो परीक्षा में आप खरे उतरें तो ये यहाँ पे बताएगा कैसे आप डिसाइड करें कि क्या वस्तु खो गई। तो मूक प्रश्न या चोरी गई वस्तु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए इस प्रकार विचार करना चाहिए। नंबर 1, यदि अपने ही नवांश में स्थित ग्रह लग्न पंचम या नवम स्थान में पड़े, अपने ही नवांश को देखे, तो धातु संबंधी प्रश्न कहना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही मजबूत स्थिति है। तो सबसे मजबूत चीज क्या होती है? यदि अन्य ग्रह के नवांश में बैठकर ग्रह के 1, 5, 9 भावों में पड़े, अपने नवांश को देखे, तो जीव संबंधी प्रश्न होता है। अब धातु के बाद कौन बली है? तो भाई जीव, जो उसका उपभोग करता है। इसके लिए उससे थोड़ी सी कमजोर स्थिति का वर्णन किया गया कि यदि अन्य ग्रह के नवांश, अपने अपने नवांश में तो धातु हो गया, अन्य ग्रह के नवांश में बैठकर 1, 5, 9 भावों में पड़े और अपने ही नवांश को देखे, तो फिर से अपने नवांश को देख रहा, बैठने की जगह देख रहा, तो थोड़ा सा कम बली है। इसलिए यह जीव संबंधी प्रश्न। तीसरा, यदि अन्य ग्रह के नवांश में बैठकर 1, 5, 9 भावों में पड़े और अन्य ग्रह के, अब यहाँ पे देखिए, अपने नवांश में भी नहीं बैठा है, ना ही अपने नवांश को देख रहा है, तो ये सबसे कमजोर स्थिति है। इसलिए मूल संबंधी चिंता कहनी चाहिए, मूल या जड़ संबंधी चिंता कहनी चाहिए। तो प्रश्न के संदर्भ में सभी पदार्थों को 3 प्रमुख धातु, जीव और मूल में बांटा गया है। तो आपने मोटा मोटी ये बता दिया, अपने नवांश में बैठ के अपने ही नवांश को देखे तो धातु, अन्य के नवांश में बैठ के अपने नवांश को देखे तो जीव, अन्य के नवांश में बैठ के अन्य के नवांश को देखे तो मूल संबंधी विचार करना चाहिए। अब ये जीव, धातु और मूल क्या है, ये भी देख लीजिए। तो धातु से तात्पर्य समस्त खनिज, धन संपत्ति, व्यावसायिक, आवासीय भूमि आदि, अर्थात
पृथ्वी से संबंधित मनुष्येतर समस्त चरायमान पदार्थ और स्वयं पृथ्वी से है। उदाहरण के लिए सूर्य के लिए मोती, चंद्र के लिए चांदी, मंगल के लिए शीशा, बुध के लिए सोना, गुरु के लिए रत्न व सोना, शुक्र के लिए चांदी, शनि के लिए लोहा और राहु के लिए हड्डी। ये उसके लिए धातुएं, उन ग्रहों के धातुएं हैं, उन ग्रहों से संबंधित धातु है। बाकी ये तो सच है कि धातु से संबंधित का मतलब सारे खनिज पदार्थ, सारी धन संपत्ति, व्यावसायिक आवासीय भूमि, सब जो कठोर चीजें हैं वो सब, जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जान नहीं है, वो सारा धातु है। क्योंकि जीव और मूल दोनों में ही जान मानी जाती है, इसलिए निर्जीव जितनी भी चीजें हैं वो सब धातु में आ जाती हैं। अब जीव से तात्पर्य प्राणी से है, तो जितने भी तरीके के प्राणी इस पृथ्वी पर हैं वो सभी जीव से। तो उसमें द्विपद, चतुष्पद, अंडज, स्वदेश, जरायुज, सभी किस्म के जीवधारियों का कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य अगर बलवान होकर बैठा है या सूर्य उस प्रथम भाव में है तो हम कहेंगे चतुष्पद या चौपाया प्रकट हो गया है। चंद्र सरीसृप या रेंगने वाले जीवों को इंगित करता है। मंगल चतुष्पद को, बुध विहग या उड़ने वाले पक्षियों को। बुध का कलर भी तो पैरट कलर होता है। गुरु द्विपद या मनुष्य, क्योंकि वो गुरु है, शिक्षक है। शुक्र द्विपद को, शनि वो भी विहग या उड़ने वाले पक्षियों को इंगित करता है, क्योंकि शनि को खुश करने के लिए आप कौवे की पूजा करते हैं, कौवे को अन्न मतलब रोटी खिलाते हैं। तो जीव से आप समझ गए क्या है। प्राणी से तात्पर्य इसका किसी भी तरीके का प्राणी, जीव से तात्पर्य है। अब मूल क्या है? मूल से तात्पर्य वृक्षादि जड़ जीव है, अर्थात कोई भी वनस्पति इस पृथ्वी पे है वो सब मूल है। इसमें घास फूस, बाग बगीचे, खेती बाड़ी आदि का ग्रहण मतलब यहां ग्रह करना, उसको स्वीकार करना। अब यह देखना है कि प्रच्छक का मूक प्रश्न या वस्तु प्रश्न किस वर्ग से संबंधित है। ऐतदर्थ लग्नगत नवांश को देखिए। अब उस नवांश राशि के स्वामी ग्रह को देखिए कि वह किस राशि नवांश में है। यदि लग्नगत नवांश से कहीं भी अपने नवांश में बैठकर 1-5-9 भाव को देखता हो तो धातु वर्ग से संबंधित प्रश्न होता है। यदि लग्न नवांश अपने नवांश में नहीं तथापि 1-5-9 भावों में या अपने नवांश पर कहीं दृष्टि रखे तो जीव से संबंधित प्रश्न होता है। यदि लग्न नवांश अपने नवांश में ना हो और ना ही लग्न को देखे बल्कि कोई और ग्रह निज नवांश के अतिरिक्त नवांश में स्थित होकर लग्न को देखे तो मूल वर्ग से संबंधित प्रश्न होता है। कल्पित उदाहरण से आप इस चीज को समझें। यदि उक्त प्रकार मेष लग्न में कोई प्रश्न करे और वहां मतलब जब कोई व्यक्ति आया और आपसे प्रश्न किया, उसी वक्त की आपने कुंडली बनाई और आपने देखा कि लग्न भाव में मेष राशि लग गई, तो यदि उक्त प्रकार मेष लग्न में कोई प्रश्न करे और वहां मेष राशि का नवांश हो, ठीक, लग्न में मेष राशि है और जो भी ग्रह उसमें बैठा है वो मेष के नवांश में ही बैठा हो और उसका स्वामी ग्रह मंगल मकर में या कन्या में या तुला में निर्दिष्ट अंशों में रहने से निज नवांशस्थ होकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ठीक, जैसे 1 नंबर राशि प्रश्न किया, हमने तुरंत प्रतिकुंडली बनाई, देखा लग्न में 1 नंबर राशि मेष है। अब मेष में 3 डिग्री उसकी खुद की नवांश। अब हमने देखा कि मेष का स्वामी मंगल कहां पे है, 5 या 9 में 3 डिग्री पे बैठा है, तो हम ये कहेंगे कि वो अपने नवांश में बैठा है और वहां से बैठ के अपने लग्न को देखे। ऐसी स्थिति अगर आए या अपने नवांश को देखे, यहाँ पे बैठ के या मंगल अपने 9वें भाव को अगर देखे तो हम ये कहेंगे कि अपने ही नवांश में बैठा है और अपने ही नवांश को देख रहा है, अर्थात धातु संबंधी प्रश्न। जीव प्रश्न कुंडली मेष राशि है 3 डिग्री, तो इसका हम उदाहरण यहां देखें। देखिए इस डायग्राम को आप समझ लें। यहां पे इस डायग्राम में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां ये बताया गया है कि किन राशियों में कौन से नवांश होते हैं। जैसे मेष राशि में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक ये खुद उसका नवांश होता है, प्रथम भाग। मेष का प्रथम भाग, फर्स्ट, जो आप 0 से 3 20 डिग्री, ये 3 20 क्या होता है? ये 3 20 असल में हम ये निकालते हैं
क्योंकि राशियों के बारे में बताया गया कि एक राशि जो है बनाने में जो योगदान होता है 3 20, हम उसके जो खंड निकालते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, तो उन नक्षत्रों की संख्या, एक एक नक्षत्र को हम डिवाइड करते हैं कि कितने नक्षत्रों के मिलने से एक राशि बनती है। तो एक राशि को बनाने के लिए 2.25 नक्षत्र चाहिए। अब उस नक्षत्रों 2.25 नक्षत्र में, एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। उस जो 4 पद होते हैं उसमें से एक पद का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। तो एक राशि बनाने में जो 9 पद लगे हैं, जो 2.25 नक्षत्र लगे हैं, उसमें 9 पद हुए, तो 9 पद का मतलब 3 डिग्री 20 मिनट गुणे 9, तब 30 डिग्री मान बनेगा। इसीलिए हमने एक राशि के 9 खंड यहाँ पे किए हैं। हर खंड 3 डिग्री 20 मिनट का है। उसका प्रथम मेष राशि का उसका प्रथम खंड ही उसका नवांश होता है। इसी तरह से वृष राशि में उसका जो 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है, वो उसका खुद का नवांश होता है, क्योंकि वहां पे वृषभ राशि 2 नंबर लगी होती है। मिथुन में मिथुन लगेगी अंतिम खंड में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री, वो उसका नवांश होता है। ये नवांश टेबल आपको याद होनी चाहिए। आप समझ लीजिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है। एक राशि को बनाने में 2.25 नक्षत्र लगते हैं। एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। इस तरह से 9 पद से एक राशि बनती है। एक राशि में 30 डिग्री होते हैं, 9 से भाग दिया हमने तो 9 खंड निकाले, प्रत्येक खंड 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। इसीलिए हर राशि, कोई किसी भी राशि के जो 30 डिग्री है उसको 9 खंडों में बांट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें मेष राशि का प्रथम भाव 0 से 3 20, वो उसका खुद का नवांश होगा। और इसी तरह से वृषभ का हम निकालते हैं। ठीक ये तरीका होता है। तभी आप धातु जीव और मूल प्रश्न को समझ सकते हैं। यदि मंगल उक्त स्थानों में स्थित हो और अंश भेद से अपने नवांश में ना हो तो जीव प्रश्न होगा। इसी प्रकार मूल प्रश्न में लग्न में शुक्र नवांश में है और मंगल भी शुक्र नवांश में है, अतः लग्न भी पर नवांशस्थ व लग्न दृष्टा मंगल भी पर नवांशस्थ है, अतः मूल प्रश्न। अब 2025 के आपके ये प्रश्न शास्त्र का तीसरा प्रश्न, शत्रु पलायन और पराजय का विचार कैसे किया जाता है, इसका व्याख्या के साथ साथ इसको आपको एक्सप्लेन करना है। शत्रु का पलायन या फिर उसका पराजय कैसे किया जाए। प्रश्न शास्त्र पहले बहुत प्रचलित था। उसका कारण था राजाओं को यह जानना होता था कि वो जो शत्रु आ रहा है, जो अटैक करने आ रहा है, वो आने के पहले ही पलायन कर जाएगा या आ जाएगा, फिर हम उसे पराजित करने में सक्षम होंगे कि नहीं, ये बताइए ज्योतिष जी। तो ज्योतिष जी को इसीलिए राज दरबार में ज्योतिष की नंबर 1 पोजीशन होती थी, क्योंकि वो अपने ज्योतिष के द्वारा राजा की बहुत बड़ी सेना का क्षय होने से बचा सकता था, समय बर्बाद होने से बचा सकता था, देश को बचा सकता था मात्र अपने ज्ञान से। उसी को यहाँ बताया गया है कि शत्रु के पलायन या उसके पराजय का विचार हम कैसे करते हैं, उस टाइम में कैसे लोग करते थे, वो आज सीख लीजिए। तो शत्रु के पलायन का योग, यहाँ पे बहुत ही फेमस ये श्लोक है, सुत शत्रु गतये पापे शत्रु मार्गे निवर्तिते चतुर्थ गैरपि प्राप्त शत्रु निर्वर्तिते। यदि प्रश्न लग्न में पंचम व षष्ठ स्थानों में पापग्रस्त स्थित हो तो आक्रमण करने के लिए आने वाला शत्रु रास्ते में से ही लौट जाता है। 5वें और 6ठे स्थान पर पापग्रस्त स्थित हो, पाप ग्रह बैठा हो, वो भी बहुत बली होके, आपका 6वां भाव बहुत बली हो गया, शत्रु हंता योग बन गया, तो आपका शत्रु आक्रमण करने के पहले ही डर के भाग जाएगा। यदि प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह स्थित हो तो शत्रु पास आकर या आक्रमण करके भी पराजित होकर लौटता है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है कि प्रक्षक के शत्रु स्थान अर्थात षष्ठ स्थान में पाप ग्रह शत्रु को पापाक्रांत या पीड़ित बनाता है और शत्रु के द्वादश स्थान अर्थात प्रश्न लग्न से पंचम में पाप ग्रह बैठकर इस पीड़ा को अतिशय बढ़ा देता है। अतः शत्रु का लक्ष्य भेदन से पूर्व ही पलायन सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में शत्रु पक्ष का प्राप्ति स्थान होगा।
प्राप्ति अर्थात विजय प्राप्ति का विचार चतुर्थ से किया जाएगा। फलस्वरूप प्रश्न के चतुर्थ में पाप ग्रह होने पर शत्रु को प्राप्ति अर्थात विजय प्राप्ति नहीं होगी, वह आक्रमण कर भी देगा तो निश्चय ही पराजित होकर भागेगा। अन्यत्र भी इस प्रकार के योगों का प्रयोग आजकल भी इस प्रकार किया जा सकता है। डाकू या बदमाश चुनौती देकर किसी के यहाँ आने वाले हैं, यदि इस स्थिति में पूछा जाए कि डाकू आएंगे या नहीं अथवा क्या परिणाम होगा, तब इस योग का एवं अन्य जय पराजय योगों का प्रयोग कुशल ज्योतिष को करना चाहिए। इसी प्रकार आयकर, बिक्री कर, विदेशी मुद्रा विभाग, पुलिस आदि के छापामार दस्ते आएंगे या नहीं आएंगे, शत्रु का आगमन होगा, मुकदमे में हार जीत होगी आदि का भी निर्णय करते समय इन्हें मस्तिष्क में रखा जा सकता है, क्योंकि शत्रु का मतलब सिर्फ शत्रु सेना ही नहीं है, हर वो चीज जो आपके लिए शत्रु है उसका विचार आप इस योग से कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न में यह भी पूछा गया कि जय पराजय के सामान्य नियम क्या है, मतलब हम कैसे शत्रु को पराजय दे सकते हैं और आपकी जय कैसे हो सकती है। तो यदि प्रश्न लग्न में चर राशि और वहां लग्न में शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र स्थित हो तो याई अर्थात चढ़ाई करने वाले पक्ष का फल होता है। याद रखिए याई वर्ड, याई मतलब आतताई अर्थात अटैक करने वाला, चढ़ाई करने वाला, आप पर आक्रमण करने वाले पक्ष का भला होता है, क्योंकि लग्न में शुभ ग्रह बैठ गए हैं, बुध गुरु शुक्र। चर राशि में यदि बैठे हैं तब तो और भी ज्यादा समस्या है, इसमें अटैकर का फायदा हो जाएगा, क्योंकि चर है इसलिए आपकी स्थिति चरायमान है, बदल जाएगी, आप जिस स्थिति पे हैं वो बदल जाएगी। यदि चर राशि लग्न में होने पर पाप ग्रह मंगल सूर्य शनि स्थित हो तो याई का शुभ नहीं होता है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि शुभ की जगह पाप ग्रह बैठ गए, अब याई का शुभ नहीं होगा। तो प्रश्न लग्न भाव याई अर्थात आक्रमण करने वाले पक्ष को करता है, निर्देशित करता है, और सप्तम भाव प्रतिवादी अर्थात स्थायी अर्थात मुकाबला करने वाले पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिए प्रथम भाव आक्रमण करने वाले का, सप्तम भाव जिसके यहाँ आक्रमण है हुआ है वो प्रतिवादी उसका प्रतिनिधित्व। यदि प्रश्न लग्न में चर राशि में शुभ ग्रह हो तो वह चलने वाले अर्थात याई अर्थात आक्रमणकर्ता पक्ष के लिए शुभ होगा, और पाप ग्रह वहां होंगे तो याई पक्ष की हानि होगी। इन योगों का आजकल मुकदमा, वाद विवाद, प्रतिनिधि मंडल का गमन, विशेष दूत का भेजना, दो बड़े राष्ट्राध्यक्षों का मिलना आदि प्रसंगों में बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। किसी भी राशि के प्रश्न लग्न से सप्तम स्थान में गुरु शुक्र बुध चंद्र ये चारों या कोई तीन बली स्थिति हो तो वादी अटैकर प्रतिवादी स्थायी को नष्ट कर देता है। यदि 4-10 भावों में ये सारे शुभ ग्रह हो तो दोनों में शीघ्र ही संधि हो जाती है। पंचम में शुभ व नवम में क्रूर ग्रह याई अटैकर के द्वारा स्थायी के देश अर्थात स्थानादि का नाश करवाते हैं। लग्न या द्वादश में नर राशि में शुभ ग्रह हो तो युद्ध प्रारंभ होने के बाद संधि करा दी जाती है। अब चौथा प्रश्न, वादी और प्रतिवादी के लिए शुभ अशुभ ज्योतिषीय योगों का परिचय दीजिए। तो वादी और प्रतिवादी के लिए शुभ अशुभ ज्योतिषीय योग क्या है। प्रश्न लग्न से प्रथम, सप्तम व दसम स्थानों में शुभ ग्रह नगराधिप अर्थात स्थायी राजा की विजय का संकेत देते हैं। समझ लीजिए, वादी कौन है जो अटैक कर रहा है, प्रतिवादी कौन है जिसके यहां अटैक हुआ है। तो प्रश्न लग्न से प्रथम मतलब प्रथम भाव, सप्तम भाव व दसम स्थानों में शुभ ग्रह नगराधिप अर्थात स्थायी राजा की विजय का संकेत देते हैं। यदि प्रश्न लग्न से नवम स्थान में मंगल व शनि स्थित हो तो प्रश्नकर्ता की पराजय बताती है। याद रखिए वो भाग्य भाव है, नवम स्थान में मंगल या शनि पाप ग्रह हो गए तो पाप से पीड़ित हो गया तो प्रश्नकर्ता की पराजय अर्थात भाग्य का नाश बताता है। यदि प्रश्न लग्न से नवम स्थान में बुध गुरु शुक्र स्थित हो तो विजय कारक होते हैं। पहले बता चुके हैं कि लग्न अर्थात याई अर्थात अटैकर और सप्तम स्थान अर्थात प्रतिकारी या डिफेंडर एवं दसम स्थान दोनों से केंद्र स्थान होता है। स्थायी के लिए दसम स्थान चतुर्थ है तथा लग्न सप्तम। लग्न शुभ ग्रह सप्तम पर पूर्ण दृष्टि रखेगा, साथ ही सप्तम शुभ ग्रह सप्तम को बली बनाएगा और दसम शुभ ग्रह सप्तम से चतुर्थ में शुभ होकर स्थायी के बल को, स्थायी के पक्ष को प्रबल बना देगा। इस योग में सप्तम व दसम में शुभ ग्रहों का होना अनिवार्य है। यदि लग्न व दसम में शुभ ग्रह हो तो याई के पक्ष की प्रबलता सिद्ध होती है। इसी प्रकार नवम स्थान सप्तम अर्थात स्थायी राजा का पराक्रम स्थान है,
स्थाई के लिए या तृतीय जैसा है, तब वहां मंगल व शनि उसके पराक्रम की हानि करेंगे और शुभ ग्रह उसके प्रताप को बढ़ाएंगे। अब देखिए, ये याद करने में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कहाँ अटैकर के लिए बेनिफिशियल है, कहाँ जिसके ऊपर अटैक हुआ उसके लिए बेनिफिशियल है। इसके लिए एक डायग्राम हमने बना दिया है, ग्राफिकल, आपको हमेशा याद रहेगा। तो वादी अर्थात याई व प्रतिवादी के शुभाशुभ योग क्या है, आप देख लीजिए, ये कुंडली बनी है। और यहाँ पे लाल और नीले रंग पे मत जाइए, बल्कि वो सिर्फ बता रहे हैं कि नीला रंग मतलब स्थायी या प्रतिवादी, और याई अर्थात अटैकर रेड रंग से। तो याई के लिए कौन शुभ भाव है, तो उसका 2 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 10 और 9 याई के लिए शुभ। अगर उसमें शुभ ग्रह हैं, अपने शुभ राशियों में हैं, तो अटैक करने वाला जीतेगा, आप समझ लीजिए। प्रतिवादी जिसके यहां अटैक हुआ है, वो कब मजबूत माना जाएगा, जब उसके शुभ ग्रह अपने शुभ भाव, नवांश या राशि या उच्च के हों। किन भावों में, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में। तो जिसके यहाँ अटैक हुआ है, स्थायी या प्रतिवादी बलवान होगा और वो जीत जाएगा, और याई हार जाएगी। तो ये डायग्राम में आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, जो हमने ऊपर बताया था यही चीज यहाँ हमने लिख दिया है कि प्रथम लग्न के तृतीय स्थान से अष्टम स्थान तक 6 राशियां और अर्थात नगरवासी प्रतिवादी स्थायी राजा को प्रतीकित करती हैं। तो प्रश्न लग्न के तृतीय स्थान से काउंटिंग करेंगे, तृतीय से लेके 8वें तक नगरवासी या प्रतिवादी को प्रतीकित करते हैं। और नवम स्थान से द्वितीय स्थान तक 6 राशियां याई अर्थात आक्रमणकारी के पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2025 प्रश्न ज्योतिष का 5वां प्रश्न है, रोगी के स्वस्थ होने की क्या ज्योतिषीय संयोग है। प्रकाश डाल, तो तार से लेकर प्रकाश नहीं डालना, बल्कि एक्सप्लेन करना पूरा विधिवत। तो रोगी के स्वास्थ्य का ज्ञान, यदि प्रश्न लग्न से 1, 5, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह स्थित हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, और चंद्रमा 3, 6, 10, 11 भावों में हो, तो रोगी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि उक्त स्थिति ना हो तो रोगी के लिए शुभ नहीं होता है। यहाँ शुभ ग्रहों से तात्पर्य है बुध, बृहस्पति, शुक्र। यदि इनमें से कोई 1, 5, 7, 8 स्थानों में हो और इनमें से कोई अन्य शुभ ग्रह उसे देखता हो, और साथ ही उपचय स्थानों में चंद्रमा हो, तो रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, ऐसा आशय प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में यह एक योग माना जाएगा। अब चंद्रमा का उपचय स्थिति अर्थात 3, 6, 10, 11 पर विचार। इन स्थानों में अकेला चंद्रमा स्वास्थ्य लाभ नहीं करा सकता है। अतः इन स्थानों में स्थित चंद्रमा हो और साथ ही केंद्रगत या त्रिकोणगत किसी अन्य शुभ ग्रह का समर्थन व सहायता भी प्राप्त हो, तो रोगी स्वस्थ हो जाता है। अतः चंद्रमा उपचय में हो तो चंद्र कुंडली में उपचय 3, 6, 10, 11 स्थानों में भी शुभ ग्रह होने चाहिए। और इस तरह से मित्रों, 5 प्रश्न हमने आपको प्रश्न ज्योतिष के 2025 प्रश्न पत्र के बता दिए हैं। सेकंड पार्ट में हम बचे हुए 6 से 10 5 प्रश्न और बता देंगे। धन्यवाद।